नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपने हमारे कुछ पिछले वीडियो में देखा होगा, गणित के बारे में यानी मैथ के बारे में हमने जो कुछ बताया है, आज हम मैथ में 10th क्लास की प्रश्नावली 1 से अंत तक पढ़ेंगे। जितनी भी हमारी प्रश्नावली है पॉइंट बाय पॉइंट 1 से हम शुरुआत करेंगे। तो आज हमारे 10th क्लास की जो प्रश्नावली 1 है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या के बारे में नोट्स के द्वारा हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अब देखिए हम किस किस प्रकार से हमारी प्रश्नावली में क्या क्या आता है पढ़ते हैं। जैसे कि हमारी प्रश्नावली है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं हम? सभी परिमेय संख्या और अप्रिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से, मतलब जितनी भी हमारी गणित के अंदर संख्याएं होती है, चाहे परिमेय संख्या हो अप्रिमेय संख्या हो, किसी भी प्रकार की जितनी हमारी संख्या है, धनात्मक हो ऋणात्मक हो, कोई भी हमारी संख्या है, उस संख्या को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जिसमें देखिए वास्तविक संख्या में क्या आ जाता है? सभी परिमेय संख्या और अप्रिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से, यानी इसके समूह को हम क्या कह सकते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए √3, 2/5, √15, 4/11, 7/12, 15/17, तो किसी भी प्रकार की जो हमारे पास संख्या है उस संख्या को हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। आगे देखिए, वास्तविक संख्या को R से प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक संख्या को हम किससे प्रदर्शित कर सकते हैं? R से प्रदर्शित कर सकते हैं। आगे देखिए, वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, अंग्रेजी के अंदर हम इसको देखते हैं तो अंग्रेजी में हम क्या कह सकते हैं? इसको रियल नंबर कह सकते हैं। आगे देखिए, वास्तविक संख्या के प्रकार। वास्तविक संख्या के कितने प्रकार होते हैं? वास्तविक संख्या के 2 प्रकार होते हैं। कौन सी होती हैं? एक तो परिमेय संख्या और एक है अपरिमेय संख्या। 2 प्रकार होते हैं, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब परिमेय और अपरिमेय में भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे परिमेय संख्या में क्या होते हैं? प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, और अपरिमेय संख्या के अंदर कोई प्रकार नहीं होता है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या के अंदर भी 2 हमारे भाग विभाजित है। कौन सी है भाई? एक तो है ऋणात्मक और एक है धनात्मक। इन संख्याओं के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि इन संख्याओं में हम कैसे इन संख्याओं को जान सकते हैं, कैसे इन संख्या के बारे में परिचित हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम करते हैं वास्तविक संख्या के कितने प्रकार होते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा होगा तो वास्तविक संख्या के कितने प्रकार है हमारे पास? 2। कौन कौन से प्रकार पढ़े थे भाई? धनात्मक वास्तविक संख्या और ऋणात्मक वास्तविक संख्या। देखिए, धनात्मक वास्तविक संख्या कौन सी होती है? हमें देखते ही कैसे पता चलेगा कि ये धनात्मक वास्तविक संख्या है, या देखते ही कैसे पता चलेगा कि ये ऋणात्मक वास्तविक संख्या है? इन संख्या के बारे में अगर हमें जानकारी होगी तो आगे की प्रश्नावलियों में हमें हल करने में भी आसानी होगी और यहां भी हमें आसानी होगी। देखिए, धनात्मक, ये देखिए, ये एक लाइन के द्वारा आपको समझाया गया। देखिए, एक हमारे पास रेखा होती है। हम जब मैथ को हल करते हैं, गणित को हल करते हैं, तो एक हमारे पास रेखा आती है। इस रेखा में 2 भाग विभाजित है। ये 0 का भाग है, मतलब इसके अंदर 0 है, न 1 है न 2 है। इसके इस साइड धनात्मक हो जाएगी और इस साइड जो ऋणात्मक हो जाएगी। या एक हम सीधा लंब करते हैं, इसके अंदर क्या होता है? ऊपर की संख्या तो क्या होती है? धनात्मक, और ये नीचे की क्या होती है? ऋणात्मक। मतलब एक खंबा हम जानते हैं, खंबे के बारे में आप सब जानते हो, जो हमारी लाइट आने के लिए खंबा लगाया जाता है। अब इस खंबे को आपने देखा होगा कि वो कुछ जमीन के अंदर होता है और कुछ ऊपर होता है। तो आप क्या कहेंगे? खंबे का ऋणात्मक भाग कौन सा और धनात्मक भाग कौन सा है? ऋणात्मक भाग कौन सा हो जाता है? जो जमीन के अंदर है, यानी वो नीचे है। जो जमीन के अंदर है वो ऋणात्मक भाग हो गया, और धनात्मक क्या हो गया? ऊपर हो गया। मतलब अगर हम किसी भी एक रेखा को हम देते हैं, उसके समांतर करने के बाद जो नीचे का भाग होता है वो ऋणात्मक हो जाता है और ऊपर की भाग है वो धनात्मक हो जाता है। इसी प्रकार हमारे दिया हुआ है, जैसे यहाँ क्या दिया हुआ है? इस साइड के भाग को हम क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक, और इस साइड के भाग को हम क्या कह देते हैं? ऋणात्मक, यानी माइनस की संख्या। हमें देखने से कैसे पता चलेगा? सभी जगह हमें ये नहीं मिलेगा, लेकिन हमें देखते ही पता चलना चाहिए कि ये धनात्मक है या ऋणात्मक संख्या। तो देखते ही कैसे पता है? देखो, अगर कोई भी चिन्ह नहीं है, किसी भी संख्या के आगे अगर किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं है, इसका मतलब वो संख्या हमारी कौन सी है? धनात्मक संख्या है। अगर किसी भी प्रकार का चिन्ह है, यानी चिन्ह हमारा अगर होगा माइनस का, ये चिन्ह अगर कहीं भी आपको किसी भी संख्या के आगे लगा हुआ मिलता है, तो वो संख्या कौन सी संख्या हो जाएगी? ऋणात्मक, यानी माइनस की संख्या होगी, वो ऋणात्मक संख्या हो जाएगी। ये हमारी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं। अब अगर धनात्मक संख्या को परिभाषित करते हैं तो क्या कहेंगे?
कि धनात्मक वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जिसका मान धनात्मक वास्तविक धनात्मक होता है, धनात्मक वास्तविक संख्या कहलाती है। अर्थात धनात्मक वास्तविक संख्याओं के आगे धनात्मक चिन्ह लगाया जा सकता है। अब देखिए चिन्ह लगाया जा सकता है, इसका मतलब है कि 4 अगर लिख दिया इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये धनात्मक संख्या, लेकिन ये धनात्मक यानी प्लस का चिन्ह लगता तो भी धनात्मक संख्या ही है। ये नहीं है कि इसके आगे चिन्ह लगे तो इसका मतलब है ऋणात्मक हो सकती है, किसी कोई दूसरी संख्या हो गई है, नहीं, ये हमारा धनात्मक चिन्ह यानी प्लस का चिन्ह है, प्लस के चिन्ह को हम धनात्मक बोले सकते हैं। देखिए जैसे उदाहरण के तौर पे 7/12, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये कौन सी संख्या है, धनात्मक संख्या। इसी प्रकार 11/13, 124, 124 कौन सी संख्या है भाई, धनात्मक संख्या। 124 धनात्मक संख्या क्यों है, क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, इस प्रकार ये धनात्मक संख्या हो गई है। आगे देखिए वह वास्तविक संख्या जिसका मान ऋणात्मक होता है ऋणात्मक वास्तविक संख्या कहलाती है। अब वह संख्या जिसका ऋणात्मक मान होता है, ऋणात्मक का मान आपने समझा होगा, ऋणात्मक मतलब माइनस का जो मान है रखा जाता है, अर्थात ऋणात्मक वास्तविक संख्या के आगे ऋणात्मक चिन्ह होता है, ऋणात्मक वास्तविक के आगे ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ होता है, तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी, ऋणात्मक संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपने ऋणात्मक संख्या के बारे में जाना है। देखिए उदाहरण के लिए 7/12, देखिए पहले वाले 7/12 में क्या था, कोई चिन्ह नहीं था, इसका मतलब वो कौन सी हो गई, धनात्मक हुई। लेकिन इसके अंदर आपके पास चिन्ह है, कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब ये कौन सी हो गई, ऋणात्मक संख्या हो गई। इसी प्रकार वास्तविक संख्या के गुणधर्म, देखिए वास्तविक संख्या के 4 गुणधर्म होते हैं। वास्तविक संख्या के कितने गुणधर्म होते हैं, 4 गुणधर्म होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि 4 गुणधर्म कौन कौन से होते हैं और ये गुणधर्म हमारे किस काम आते हैं, ये भी ध्यान रखना। एक हो गया अपना संवर्त गुणधर्म। अब संवर्त गुणधर्म कौन सा होता है, संवर्त गुणधर्म में क्या होता है कि जब 2 वास्तविक संख्याओं को जोड़े या गुणा किया जाता है तो हमें एक वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। वास्तविक संख्या के इस गुणधर्म को इस संवर्त गुणधर्म में कहा जाता है। अब देखिए किसी भी प्रकार की अगर आपके पास कोई संख्या है, अगर 2 प्रकार की संख्या है और उसके मध्य में यानी बीच के अंदर कोई चिन्ह लगा हुआ होता है, तो उसका जोड़ते हैं यानी उसको धनात्मक करते हैं या उसका गुणा करते हैं, गुणात्मक करते हैं, तो वो संख्या एक बनने के बाद में उस संख्या के गुणधर्म को क्या कहते हैं, संवर्त गुणधर्म कहते हैं। इसी प्रकार आपका है क्रम विनिमय गुणधर्म। क्रम विनिमय गुणधर्म, अब क्रम विनिमय गुणधर्म किसे कहेंगे, 2 वास्तविक संख्याओं को किसी भी उलझे क्रम में जोड़ने या गुणा करने पर हमें एक समान वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। वास्तविक संख्याओं के इस गुणधर्म को क्रम विनिमय गुणधर्म कहते हैं। 2 कोई भी प्रकार की हमारे पास संख्याएं हैं जिनको उलझे हुए क्रम में लिखा हुआ है और उनको गुणा करने पे हमें एक प्रकार की संख्या प्राप्त होती है, उस गुणधर्म को कौन सा कहा जाता है, क्रम विनिमय गुणधर्म कहा जाता है। इस प्रकार से क्रम विनिमय गुणधर्म। आगे अपना सहचार्य गुणधर्म। सहचार्य गुणधर्म क्या होगा, आगे इसके उदाहरण को भी हल करेंगे। सहचार्य गुणधर्म में किस किस प्रकार के उदाहरण आते हैं, उन उदाहरणों को भी हम हल करेंगे। 3 वास्तविक संख्याओं के ग्रुप को ही परिवर्तित कर जोड़ने या गुणा करने पर उत्तर समान आता है। सहचार्य गुणधर्म में क्या है, 3 प्रकार की वास्तविक संख्या होती है, इनको जोड़ने या गुणा करने पर एक समान अगर आंसर हमारा उत्तर आता है तो वो कौन सा धर्म हो जाएगा, अपना सहचार्यता गुणधर्म। आगे अपना है वितरण गुणधर्म। वितरण गुणधर्म में क्या होता है, यदि वितरित गुणा का प्रयोग करके, वितरित गुणा का प्रयोग गुणन पर योग का वितरण विधि या गुणन पर व्यकलन यानी घटाव का वितरण विधि का प्रयोग कर किसी प्रश्न का हल विभिन्न तरीकों से किया जाता है तो हल समान ही प्राप्त होगा। अतः इस गुणा को वास्तविक संख्याओं के वितरण गुणा कहा, मतलब ऐसी संख्याएं जिनको गुणा करे या घटाए किसी भी प्रकार से, उनके 4-5 प्रकार से उनको गुणा किया सकता है, 4 प्रकार या 5 प्रकार से उनको आंसर किया जा सकता है, लेकिन उनका आंसर है वो एक ही आता है। इस प्रकार के संख्याओं को हमें में कौन सा गुणधर्म लग जाएगा, अपना वितरण गुणधर्म। इसी प्रकार अपना आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। इस प्रमेय के बारे में अगर हमें अध्ययन करना है तो इस प्रमेय में हमारा क्या होता है, देखिए यह होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के पूर्णांकों को विभाजित से किसी भी रूप के संबंधित है। साधारण भाषा में कहा जाए तो एल्गोरिथम के अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक a को
किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल r प्राप्त हो, जो b से छोटा यानी कम, b से क्या होता है, छोटा या कम होता है। इसे सामान्य लंबी विभाजन प्रक्रिया के रूप में जानते हैं। यद्यपि यह परिणाम कहने और समझने में बहुत सरल है, परंतु पूर्णांकों की विभाज्यता के गुणा के संबंधित इसके अनेक अनुप्रयोग है। हम इसमें से कुछ पर प्रकाश डालेंगे तथा मुख्यतः इसका प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापर्त्य प्रकलित करने में करेंगे। महत्तम समापर्त्य आपने वो देखा है, एलसीएम और एचसीएफ। इस प्रकार से हम किस प्रकार से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके करेंगे। देखिए हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b, दो हमारे पास धनात्मक पूर्णांक है a और b। अब दो धनात्मक पूर्णांक है, दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है। हमारे पास दो पूर्ण संख्या कौन कौन सी है, q और r विद्यमान, यानी है a बराबर क्या हो जाएगा, bq प्लस r तथा r बड़ा हो या बराबर हो 0 के और b 0 से बड़ा होना चाहिए। यह हमारी प्रमेय की क्या है, शर्त रहती है। यूक्लिड विभाजन एलगोट प्रमेय के महत्तम समापर्क, यह हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो में आगे के सारे प्रश्नों को हम हल करते रहेंगे।